नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके सामने एक नए कवि को प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपनी कलम उठाई है। आज पंजाब के एक ऐसे कवि के बारे में चर्चा करनी है जो युवा अवस्था में इस संसार को छोड़कर चला गया, परंतु अपने विचारों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी कविताओं में रखी ऊर्जा के द्वारा वो अपने जीवन को अमर कर गया। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, उस कवि का नाम था अवतार सिंह सिंधु उर्फ पाश। अवतार सिंह सिंधु का जन्म 9 सितंबर 1950 पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। उनके पिता मध्यम वर्गीय किसान थे और सामान्य परिवार में पैदा हुए अवतार सिंह की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई, परंतु उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा, अपने स्व बल से विचारों की ऐसी अग्नि को अपने भीतर तपाया, ज्ञान को अर्जित किया। किताबों के प्रति बहुत ही प्रेम होने के कारण वो लगातार पढ़ते रहे और अपने मस्तिष्क को ज्ञान की ऊर्जा से भर दिया। 15 साल की उम्र में अवतार सिंह सिंधु ने पास ने पहली कविता लिखी और प्रकाशित करवाई। 20 वर्ष की उम्र तक आते आते अवतार सिंह सिंधु अर्थात पास पंजाब के एक बहुत बड़े कवि के रूप में जाने लगे थे। पास के बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं डॉक्टर नामवर सिंह जी की टिप्पणी आपके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। डॉक्टर नामवर सिंह पास की संपूर्ण रचनाएं जो चमनलाल जी ने संपादित की थी, उसकी भूमिका में लिखते हैं कि स्पेन के जन कवि लोकार की हत्या के बारे में कहा जाता है कि जब उसकी अमर कविता एक फुल बुल फाइटर की मौत पर शोक गीत का टैप जनरल फ्रैंको को सुनाया गया तो जनरल ने आदेश दिया था कि यह आवाज बंद होनी चाहिए। यह घटना लगभग 50 साल पहले की है। कविता पर फिर वह शोक गीत ही क्यों न हो, फासिस्ट प्रतिक्रिया। पास के रूप में पंजाब को भी एक लौरका मिला था जिसकी आवाज खालिस्तानी जुनून ने बंद कर दी, और वह भी संयोग से उस समय 37 साल का ही जवान था। लौरका की तरह क्या पास के हत्यारों ने भी लौरका की कोई कविता पढ़ी थी? खास तौर से वह कविता जिसका शीर्षक है धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, जिसमें एक माँ धर्म गुरु से प्रार्थना के स्वर में कहती है, मेरा एक ही बेटा है धर्म गुरु, मर्द बेचारा सिर पर नहीं रहा। जिस पास की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पंजाब के ही पंजाबी कवि नहीं रहे, एक संवेदना जो व्यापक हो गई। उन्होंने अपनी कविता के द्वारा भारत की सीमाओं को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी छू लिया। भारत से बाहर भी उनकी ख्याति फैली हुई है। भारत में जैसे ही वो हिंदी में उनका पहला काव्य संग्रह आता है, वो हिंदी क्षेत्र के जाने माने कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये कविता की ताकत थी कि एक पंजाबी भाषा में लिखने वाले कवि की अनुवाद की पुस्तक भी मूल हिंदी में लिखने वाले कवियों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। उनकी कविता में गांव और गांव से प्राप्त किए हुए सच्चे अनुभव, जीवन के अनुभव, वो इतनी सघनता से प्रकट हुए हैं कि उनके प्रतीक और बिंब जीवंत होकर कविताओं में बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैंने संवाद शैली कालिदास से सीखी है। पास के विचार तपती हुई आग की भट्ठी से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए पास साधारण कवि नहीं है, युगों युगों तक नौजवानों को प्रेरित करने वाला जीवन का प्रेरक कवि है। आशाओं से लबरेज पास की कविताएं की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस किताब की पहली कविता है जिसे मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा कि लोह कथा 1970 में जब उनका प्रकाशित हुआ था तो भारत नामक की कविता
पहली कविता प्रकाशित हुई थी। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त नापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर है जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। मित्रों, भारत कृषकों का देश है, किसानों का देश है और पास मानते हैं क्योंकि पास कम्युनिस्ट विचारधारा को 20 वर्ष की उम्र में ही अपने विचार का आधारभूत ढांचा जिसको कह सकते हैं वो तैयार कर चुके थे। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ने के कारण पास को जेल भी जाना पड़ा और जेल में कठिन यातनाओं को भी उन्होंने उस उम्र में झेला। उसके बावजूद भी उनकी कलम रुकी नहीं, वो लगातार लिखते रहे। हिंदी में धूमिल ने लोहे के स्वाद के बारे में लिखा है। पास लोहे पर कविता लिखते हुए कहते हैं, आप लोहे की कार का आनंद लेते हो, मेरे पास लोहे की बंदूक है, मैंने लोहा खाया है। आप लोहे की बात करते हो, लोहा जब पिघलता है तो भाप नहीं निकलती, जब कुठाली उठाने वालों के दिलों से भाप निकलती है तो लोहा पिघल जाता है। पिघले हुए लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह मेरी बंदूक आपके बैंकों के सेफ और पहाड़ों के उल्टाने वाली मशीनें सब लोहे के हैं। शहर से वीराने तक हर फर्क, बहन से वेश्या तक हर एहसास, मालिक से मुलाजिम तक हर रिश्ता, बिल से कानून तक हर सफर, शोषण मंत्र से इंकलाब तक हर इतिहास, जंगल कोठरियों झोपड़ियों से लेकर इंट्रोगेशन तक हर मुकाम सब लोहे के हैं। लेकिन आखिर लोहे को पिस्तौलों, बंदूकों और बमों की शक्ल लेनी पड़ी है। आप लोहे की चमक में चुंधिया कर अपनी बेटी की बीवी समझ सकते हैं, लेकिन मैं लोहे की आंख से दोस्तों के मुखौटे पहने दुश्मन की पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने लोहा खाया है। आप लोहे की बात करते हैं। लोहा खाने वाला ये कवि पास यहीं नहीं रुकता। जीवन के संघर्षों में पास लगातार जूझते रहे। वो अमेरिका भी गए, अमेरिका में एक पत्रिका का संपादन भी किया और वापस भारत आए। कुछ दिन अपने गांव में एक छोटी सी स्कूल भी चलाई और जब उनको मृत्यु के संदेश मिलने लगे, कौन डरता था पास से? पास की समस्या ये थी कि पास के विरुद्ध पंजाब के खालिस्तान के आतंकवादी भी थे जो सत्ता के विरोध में थे और जो सत्ता में बैठे थे वो भी पास के विरोधी थे, क्योंकि पास जनता के कवि थे, जन कवि थे और लोगों की आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहे थे। मित्रों, ऐसे जन कवि को आज मैं प्रणाम करता हूँ। आशा है आपको पास की यह कविताएं पसंद आई होगी। आगे हम पास की और कविताओं पर भी बात करेंगे। अभी मैं विराम देता हूँ।